स्वागत है आप सभी का इस श्रृंखला के भाग 2 में। पिछले भाग में मैंने बात करी थी राशियों के बारे में और इस भाव में मैं बात करने वाला हूँ ग्रहों के बारे में और उनके कुछ मुख्य विभाजन जो कि फलित करते समय काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रह कितने होते हैं। टोटल ग्रह 9 होते हैं और उनकी गति कितनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ग्रह अपनी धुरी पर गोचर करता है और हर ग्रह का अपनी धुरी पर गोचर करने के समय में काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सूर्य एक राशि यानी कि 30 डिग्री में भ्रमण एक मास यानी कि 30 दिन में करता है। वहीं चंद्रमा एक राशि में भ्रमण यानी कि 30 डिग्री में भ्रमण 2 से सवा 2 दिन में कर देता है। इसलिए चंद्रमा की गति काफ़ी तेज होती है। इसी हिसाब से चलते चलते हम देखेंगे कि मंगल एक राशि को 1.5 माह में पूरा कर देता है, बुध 24 दिन में, शुक्र 25 दिन में। वहीं बृहस्पति, शनि और राहु केतु जैसे ग्रह एक राशि का गोचर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। जैसे कि बृहस्पति एक राशि में भ्रमण करने में लगभग 1 वर्ष ले लेता है और वहीं शनि बृहस्पति से भी ज़्यादा यानी कि 2.5 साल ले लेता है एक राशि का भ्रमण करने में है। और यह बात हम काफ़ी बार गोचर में देखते भी हैं कि शनि, गुरु, राहु, केतु इन ग्रहों का गोचर काफ़ी धीरे होता है और इनकी तो जितना समय ये ग्रह किसी राशि में भ्रमण करने के लिए लेते हैं उसके आधार पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर ग्रह एक दिन में अपनी धुरी पर कितने डिग्री भ्रमण करता है। यही इस टेबल में दिखाया गया है कि सूर्य एक दिन में अपनी धुरी पर 1 डिग्री का भ्रमण कर लेता है। वहीं पर शनि एक दिन में अपनी धुरी पर कुल 2 मिनट के डिग्री का ही भ्रमण कर पाता है। तो अब आगे बात करते हैं ग्रहों के विभाजन, शुभ और अशुभ ग्रहों के विभाजन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि कुल 9 ग्रह होते हैं, उसमें से कुछ ग्रह शुभ की श्रेणी में आते हैं और कुछ ग्रह अशुभ की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रह वो ग्रह होते हैं जो कि हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव फल देते हैं, जिनसे हमारी वृद्धि होती है तथा हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो शुभ ग्रह होते हैं शुक्र, गुरु, बुध शुभ ग्रह जब होता है जब वह कुंडली के किसी भाव में अकेला बैठा हो, यानी कि उसके साथ कोई और ग्रह ना बैठा हो, और यदि बैठा हो तो वह ग्रह भी शुभ हो, तब ही बुध शुभ ग्रह की कैटेगरी में आता है। अगला होता है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की 2 अवस्थाएं होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है वह शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। अगली श्रेणी है अशुभ ग्रह की, मंगल, शनि, राहु, केतु, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। अशुभ ग्रह से हम सामान्य रूप में नेगेटिव फल की आशा कर सकते हैं और शुभ ग्रहों से हम सामान्य रूप में पॉजिटिव फल की आशा कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रह शुभ या अशुभ फल ही देगा। इसका निर्णय हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही करना चाहिए। देखते हैं ग्रहों के आधिपत्य के बारे में, यानी कि हर ग्रह जीवन में क्या चीज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि सूर्य हमारी आत्मा का स्वामी होता है, चंद्रमा हमारे मन पर काबू करता है, मंगल हमारी शक्ति ऊर्जा का प्रतीक होता है, बुध हमारी वाणी का प्रतीक होता है, बृहस्पति हमारे ज्ञान एवं हमारे हर्ष को दर्शाता है, शुक्र हमारे वीर्य को दर्शाता है जिससे कि हम अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, शनि शोक या फिर डिप्रेशन को दर्शाता है। तो अब देखते हैं कि हर ग्रह को एक मंत्रालय के रूप में क्या क्या पद मिले हुए हैं। सूर्य एवं चंद्रमा को राजसी पद मिला हुआ है, मंगल को सेनाध्यक्ष का पद मिला हुआ है, बुध को राजकुमार का पद मिला हुआ है, बृहस्पति और शुक्र को मंत्रियों का पद मिला हुआ है, शनि को सैनिक या फिर सेवक का पद मिला हुआ है, और वहीं राहु और केतु को सेना का पद मिला हुआ है। अब देख लेते हैं कि हर ग्रह के देवता क्या और कौन कौन होते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी ग्रह का उपचार कर रहे हों तो उस समय ये चीज़ें काफ़ी यूज़ में आती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सूर्य के देवता होते हैं अग्नि देवता, चंद्रमा के देवता होते हैं जल देवता, जिन्हें हम वरुण देवता भी कहते हैं, जो कि वर्षा के देवता भी होते हैं। मंगल के देवता होते हैं सुब्रमण्य, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं। बुध ग्रह के देवता होते हैं विष्णु भगवान, बृहस्पति ग्रह के देवता होते हैं इंद्र, शुक्र ग्रह के देवता होती हैं, शुक्र ग्रह की
देवी होती हैं, सची देवी, जो कि इंद्र की पत्नी भी होती हैं। और शनि ग्रह के देवता होते हैं ब्रह्मा जी। अब देखते हैं कि ग्रह और उनके लिंग कि कौन से ग्रह को किस लिंग की स्थिति में रखा गया है। तो पुरुष प्रधान ग्रह हैं सूर्य, मंगल और गुरु। वहीं स्त्री प्रधान ग्रह हैं चंद्रमा, शुक्र और राहु। कुछ ग्रह नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुध, शनि और केतु। ग्रहों का ये लिंग के रूप में विभाजन आगे काफ़ी व्यवहारिक तल पर काम में आता है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमें किसी गर्भधारी महिला के गर्भ से यह अनुमान लगाना है कि आने वाला जातक पुरुष होगा या स्त्री, तो उस समय हम इन ग्रहों के प्रतीक के द्वारा निर्णय ले सकते हैं कि आने वाली संतान पुरुष होगी, स्त्री होगी या नपुंसक होगी। अगला विभाजन है ग्रहों का उनकी दिशाओं के आधार पर। हर ग्रह कोई ना कोई दिशा को दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा को दर्शाता है, बृहस्पति उत्तर पूर्व, जिसे कि वास्तु में ईशान कोण भी कहते हैं, उसे दर्शाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा को दर्शाता है। चंद्रमा ग्रह उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं वास्तु में। शनि पश्चिम दिशा को दर्शाता है। राहु और केतु दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं वास्तु में। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, जिसे अग्नि कोण भी कहते हैं। मंगल दक्षिण दिशा को दर्शाता है। प्रश्न कुंडली में या कुछ अन्य विषयों में ग्रहों का उनकी दिशाओं के हिसाब से विभाजन काफ़ी लाभकारी होता है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि 12 राशियां होती हैं और हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अब देखेंगे कि हर ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है और किसी राशि में नीच का होता है। उच्च और नीच से हमारा आशय है कि 12 राशियों में से हर ग्रह कोई ऐसी राशि में बैठना पसंद करता है जहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा बल होता है, यानी कि वो अपना फल देने में ज़्यादा सक्षम होता है। और वहीं वो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन राशियों में वो अपना फल देने में, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, असक्षम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अब मेष राशि वैसे तो 30 डिग्री की होती है, लेकिन सूर्य उन 30 के 30 डिग्री में जो 10 डिग्री है उस पर परमोच्च अंश का होता है, यानी कि सूर्य को सबसे ज़्यादा पावर मेष राशि में 10 डिग्री के करीब बैठकर मिलती है। वहीं पर सूर्य सबसे ज़्यादा बलहीन तुला राशि में 10 डिग्री पर होता है, जो कि बिल्कुल मेष राशि के ऑपोजिट है, उससे 180 डिग्री की दूरी पर है। वहीं हम देखते हैं कि मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है और वो भी 28 डिग्री पर। वहीं मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है 28 डिग्री पर। ये जो हम डिग्री देख रहे हैं ये एक दूसरे से 180 यानी कि 180 डिग्री के अपोजिट में हैं। शनि ग्रह तुला राशि में 20 डिग्री पर परमोच्च अंश का होता है और वहीं मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच का होता है। ऐसे ही इस टेबल पे आप सारे ग्रहों का उनके उच्च राशि एवं नीच राशि के हिसाब से वर्गीकरण देख सकते हैं। तो आइए अब उच्च और नीच के ग्रहों का कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये श्री आदि शंकराचार्य जी की कुंडली है और इनकी कुंडली में सूर्य, जो कि हमारी आत्मा को दर्शाता है, वह उच्च का होकर मेष राशि में बैठा है। इस कुंडली में सूर्य दूसरे घर का मालिक है, जो कि वाणी को दर्शाता है, और साथ ही में सूर्य उच्च का होने के साथ साथ शुक्र, जो कि काव्य प्रतिभा का कारक है, और बुध, जो कि तर्क शक्ति का कारक है, उसके साथ बैठा है। और कुछ ऐसा ही हमें श्री आदि शंकराचार्य के जीवन में देखने को मिला। वह अपने अकाट्य तर्क और मृदु भाषी वाणी से हजारों विरोधियों को अपने तर्क शक्ति से अनुकूल कर देते थे। श्री गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, श्री रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, इन सभी की कुंडली में सूर्य उच्च का था। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सात्विक गुणों को दर्शाता है, दार्शनिक वृत्ति को दर्शाता है और मानव प्रेम का प्रतीक है। और हमें इन सब बड़े बड़े व्यक्तित्वों में यह सब गुण देखने को भी मिले। आइए वहीं पर एक नीच ग्रह के बैठने का उदाहरण देखते हैं। औरंगजेब, जैसा कि हम जानते हैं, एक काफ़ी क्रूर राजा था। औरंगजेब का सूर्य उसकी कुंडली में नीच अवस्था में बैठा था। वहीं उसकी कुंडली में चंद्रमा
उच्च अवस्था में बैठा था, जिस कारण से उसका मन का प्रभाव उस पर हमेशा हावी रहता था और ऐसा ही हमें उसके राजनीतिक कार्यों में देखने को मिला। औरंगज़ेब ने तबाही के अलावा शायद ही कुछ किया हो, उसके कार्य निंदनीय थे। तो हमने देखा कि किसी ग्रह के उच्च के या नीच के होने से किसी मानव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं ग्रह के उच्च और नीच बैठने की इम्पोर्टेंस का। तो चलिए अब देखते हैं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। जैसे कि हर ग्रह की एक उच्च और नीच राशि होती है, वहीं पर हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई ग्रह किसी राशि में उच्चकर होकर बल प्राप्त करता है और नीच राशि में होकर बल अपना खो बैठता है, वहीं पर कोई राशि ऐसी होती है जहाँ पर ग्रह बैठकर अपने स्वभाव को अच्छी तरीके से दर्शा पाता है, उसे हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। इसे हम किसी ग्रह का कंफर्टेबल हाउस भी बोल सकते हैं। तो हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है और उस राशि के अंदर भी वह कुछ अंशों में ही मूल त्रिकोण के अंदर आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सूर्य सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में आता है। वहीं मंगल मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण के अंतर्गत आता है। शुक्र तुला राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक के अंशों पर मूल त्रिकोण राशि में गिना जाता है। वहीं बुध कन्या राशि में 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में गिना जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि राशि में कुछ बचे हुए अंश भी हैं जो कि हमने किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण में गिने नहीं हैं। वो अंश हम बाद में देखेंगे कि कैसे हर ग्रह स्वग्रही होकर उन अंशों को प्राप्त करता है। जैसा कि आप राइट हैंड में दिए गए टेबल में देख सकते हैं कि जहाँ पर सिंह राशि लिखा है, वहीं पर साथ ही में ये भी लिखा है कि 20 डिग्री के ऊपर यानी कि 20 से लेकर 30 डिग्री में सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही का माना जाता है, यानी कि वह अपनी ही राशि में बैठा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, तो सूर्य की अपनी यानी कि स्वग्रही राशि हुई सिंह। वहीं चंद्रमा हम देख सकते हैं कि 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ही मूल त्रिकोण अंशों में आता है। वहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण होता है। क्योंकि मेष यानी कि 1 नंबर का स्वामी वैसे ही मंगल होता है, तो जो बचे हुए उसके डिग्री हैं 12 से लेकर 30 डिग्री तक, वह उसके स्वग्रह राशि में आते हैं। आपको एक आखिरी उदाहरण देते हुए और ये समझाता हूँ कि जैसे कि बृहस्पति धनु राशि में मूल त्रिकोण में आता है, लेकिन वह 0 से लेकर 10 डिग्री तक ही सिर्फ मूल त्रिकोण में आता है। 10 से 20 डिग्री में वह स्वग्रही हो जाता है। तो अब बात करते हैं आरोही और अवरोही ग्रह के बारे में। तो जैसा कि हमने जाना कि हर ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है और किसी राशि में नीच का होता है, और साथ ही में हम ये बात भी जानते हैं कि ग्रह हमेशा गतिशील होते हैं, वह कभी रुकते नहीं हैं। तो यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि यानी कि नीच बिंदु से होता हुआ या फिर उसे पार कर अपने उच्चतम अंश जो कि उससे 180 डिग्री अपोजिट पर है उसकी तरफ जा रहा है, तो उसे हम आरोही ग्रह कहते हैं। वहीं पर जब कोई ग्रह अपने परम उच्च अंश से अपने परम नीच अंश जो कि उससे 180 डिग्री अपोजिट है उसकी तरफ जा रहा हो, तो हम उसे अवरोही ग्रह कहते हैं। इनके व्यवहारिक इस्तेमाल के बारे में हम आगे और विस्तृत रूप में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भागों के माध्यम से आपको और डिटेल में ग्रहों राशियों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो चैनल को शेयर करिए, और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।